एक जो ख्वाब देखा था कि 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में मैच हराएंगे, वो ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया। लेकिन जो एक मौका मिला था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और वो खास तौर पे जो बैटर्स को मौका मिला था कि वो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ी जीत 23 साल बाद जितवाएं, वो बैटर्स ने गुनवा दिया। सबसे पहले तो और ना जब आपके ओपनर्स चले, जब ओपनर्स का परफॉर्मेंस की जब बुरी रहेगी तो फिर आगे प्रेशर आएगा मिडिल ऑर्डर पे। फिर मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा सा आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, तो वो मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स हुआ, और उसके बाद तो सभी कोलैप्स होते चले गए। और एक से बढ़कर एक बड़े नामी गिरामी और पीआर कैंपेन चलाने वाले पाकिस्तान में वो और उनके फैंस बिल्कुल खामोश नजर आए। बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। 317 कोई बड़ा टारगेट नहीं था, और जहां शान मसूद अच्छा खेल रहे थे और बाबर आजम अच्छा खेल रहे थे, वहां पे विकेट गुनवाना वो बहुत बड़ा सेटबैक था। सबसे बड़ी बात कि मेरे तो ये समझ नहीं आता कि ये दोनों ओपनर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते ही क्यों हैं। ये सिलेक्शन समझ से बाहर है। और हमारे कोच का कहना है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि ऑस्ट्रेलिया से अच्छी परफॉर्मेंस दी। अरे भाई, बोंगिया नहीं मारे। अगर आपने पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से अच्छी परफॉर्मेंस दी होती तो आज पाकिस्तान मैच जीता होता। ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से परफॉर्मेंस अच्छी दी और लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया? तो ये जो फजूल का उड़ता तीर लेने की कोशिश की है ना हेड कोच मोहम्मद हफीज ने, ये मेरे समझ से बाहर है। बोले जहां गलतियां हुई हैं वहां गलतियां हुई हैं। आप 317 का टारगेट था, आपके बॉलर्स ने फर्स्ट सेशन में, जो कल का दिन चौथा दिन था, वो बहुत अच्छा था और वहां पे आप जीत सकते थे, लेकिन आपने वो कोशिश गंवा दी। आपको क्या जरूरत थी? आपको पास पूरा आज का दिन यानी कि पांचवा दिन मौजूद था, चौथा आधा दिन मौजूद था। क्या आप वहां परफॉर्म नहीं कर सकते थे? क्या आप ठहर के नहीं खेल सकते थे? क्या आप पार्टनरशिप लगा के नहीं खेल सकते थे? क्या आप एक एक आपके बैटर्स के पास इतनी अकल नहीं है कि एक एक सेशन को आराम से खेलते, सिंगल डबल करते रहते, पार्टनरशिप लगाते, सिलेक्शन ऑफ शॉट्स को सोचते, विकेट पे ठहरने की कोशिश करते? टेस्ट मैच क्या होता है? आपके अपने पेशेंस का नाम होता है, आपकी टेस्ट होती है कि आप कितना कामली पिच पे सरवाइव करते हो। बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स आप पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, लेकिन इस पर आपने इस तरह बकरी बन जाना, ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और मेरे तो क्या, पूरे पाकिस्तान को इतना बड़ा सदमा लगा। एक ऐसे पॉइंट पे हम ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच हमारे हाथ में आ चुका है, लेकिन ओपनर्स फ्लॉप हो गया। अब्दुल्ला शफीक, अपना इमाम, ये दोनों ऐसे पर्ची हैं कि मैं, कोई अगर मेरे सामने ये कह दे कि ये दोनों बहुत बड़े बैटर हैं, तो उनके सामने ये कारकर्दगी रख दो कि ये कौन से ऐसे बैटर हैं जो कि जब जरूरत होती है पाकिस्तान को तो ये लोग परफॉर्म क्यों नहीं करते। यहाँ जरा सी फ्लैट पिच मिल जाए वहां अच्छा चलेंगे, लेकिन सीम स्विंग बॉल बाउंस होने लगेगा तो आपके हाथ हाथ पैर फूल जाएंगे। ना फुटवर्क नजर आया अब्दुल्ला शफीक का। इमाम का तो मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं कि ये सेल्फिश आदमी है, इसकी सेल्फिश अप्रोच है। वहां पे शान मसूद कप्तान अच्छी कर, कैप्टेंसी अच्छी की, उनकी तारीफ अलग बनती है, लेकिन जहां एज अ बैटर शान मसूद ने अपने आप को इम्प्रूव किया, स्ट्राइक रेट उन्होंने बढ़ाया है, वो टेस्ट मैच को भी बहुत अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट के लिहाज से खेले, लेकिन वहां वो बड़े रन नहीं कर पा रहे। मैं मानता हूं कि वो लड़के पे प्रेशर आया है, वो 50-50 करने के बाद एक ऐसा शॉट खेल गया जिससे वो स्लिप पे कैच निकल गया उससे, लेकिन वो रन भी कर रहा था। तो लेकिन उसको पता था कि अगर मैं थोड़ा रन तेज कर लूंगा तो शायद पाकिस्तान वहां तक पहुंच जाए। लेकिन शान मसूद को भी थोड़ा समझना होगा कि जब आप 50 कर लेते हो ना, तो फिर आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। फिर आप सोचते हो कि अब मैंने 50 कर लिया है तो अब मैं दोबारा जीरो से खेल रहा हूँ और मैं दूसरी 50 की तरफ जाऊँ, यानी कि सेंचुरी की तरफ जाऊँ। यहाँ शान मसूद लैक कर रहे हैं, और इसी वजह से दोनों टेस्ट मैचेस में शान मसूद से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। अगर शान मसूद 80-90 स्कोर के करीब चले जाते तो आज हमारे पास कुछ और सिचुएशन होती। और दूसरी बात, अब्दुल्ला शफी की ना बैटिंग हो रही है ना फील्डिंग हो रही है, कैच ड्रॉप किया है। देखिए, कैचेस में विन मैचेस वाली सिचुएशन होती है, और अब्दुल्ला शफीक फुल रिस्पॉन्सिबल है। आप किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराए ना ठहराए, अब्दुल्ला शफीक इस पूरे टेस्ट मैच के रिस्पॉन्सिबल अब्दुल्ला शफीक होंगे, और वन मैन इज द रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 23 साल बाद जो एक हिस्ट्री बनाने वाला था पाकिस्तान, इतने सालों बाद कि पाकिस्तान जो है वो
ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतेगा, वो ख्वाब चूर कर दिया और इसकी जिम्मेदारी अब्दुल्ला शफीक पे जाती है। और जिस बेशर्मी और जिस डिटाई के साथ उस बंदे ने मीडिया से बात करके ये बोला था कि कोई जानबूझ के कैच नहीं छोड़ता, उसके बाद उस बेगैरत ने फिर कैच छोड़ा। देखिए, मैं ऐसे अल्फाजात उस वक्त इस्तेमाल करता हूं जब मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। देखिए, कैचेस सबसे छूटते हैं, एक बार छूटेगा, 2 बार छूटेगा, लेकिन आप तो बेशर्मी की तरह तीसरी बार कैच छोड़ गए और ऐसा कैच छोड़ गया उसी जगह जब आपको वहां से हटाया, आप जलील आदमी को उस फर्स्ट स्लिप से हटाया और सलमान आगा को खड़ा किया, उस बंदे ने कैसा कैच लिया? आपसे तो खड़े खड़े कैच नहीं लिया जा रहा, उस बंदे ने डाइव मार के सीधे हाथ से नीचे वाला कैच लिया। और आपके तो आप अच्छे भी वो कैच नहीं ले सकते थे जो सलमान आगा ने कैच लिया। वो 96 में जो मिचेल मार्श आउट हुआ है, वो आपका अच्छे भी नहीं ले सकते थे अब्दुल्ला शफीक, और रिस्पॉन्सिबल अब्दुल्ला शफीक है जो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है। आप बैटिंग अलग बात कर लें, बैट्समैन की अलग बात कर लें, वहां कारकर्दगी मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन होल सोल रिस्पॉन्सिबल अब्दुल्ला शफीक है। वो बंदा 5 रन पे खेल रहा था, आपने उसका कैच छोड़ा और वो 96 कर गया। आप जिम्मेदार हैं उसके, जो उसने 89 रन किए हैं, तो ये जिम्मेदारी नहीं, 91 रन की जिम्मेदारी आप पे बनती है। और बहुत ज्यादा बेशर्मी की बात है कि इस तरह कैचेस छोड़े और बहुत बड़े डेटाई से कैचेस छोड़े, और उसके बाद जब दांत निकालते हैं ना, तो उस वक्त और हम सबको गुस्सा आता है कि यार, एक तो बेशरम आदमी तुम कैच छोड़ रहे हो, उसके बाद तुम जो है तुम्हारे हाथ, फिर तुम दांत निकाल लो, और फिर उसके बाद एक कैच छोड़ने के बाद, फिर 2 कैच छोड़ने के बाद तुम मीडिया में आके ये बोलते हो कि कोई जानबूझ के कैच नहीं छोड़ता। वो भाई सबको पता है कोई जानबूझ के कैच नहीं छोड़ता, तो तुम प्रैक्टिस क्या करते हो? पैसे किस बात के लेते हो? क्या तुम नेट प्रैक्टिस करते हो? क्या तुम कैचिंग प्रैक्टिस करते हो जब ग्राउंड में? इसका मतलब है कि तुम्हें कैचिंग प्रैक्टिस नहीं आती है। तुम स्लिप पे खड़े क्यों होते हो जब तुमको पता है कि तुम कैच, तुम बोल दो कप्तान से कि यार मैं इस स्लिप पे कैच नहीं। अब कप्तान भी तुम्हारी थोड़ी इज्जत रख रहा था, उसने तुमको हटाया नहीं था। जब तुमने तीसरा कैच छोड़ दिया तो कप्तान को तुमको हटाना पड़ा, और जैसे ही उसे हटाया, वो शुक्र है उसने हटाया, और शुक्र है सलमान आगा को रख दिया उसने फर्स्ट स्लिप पे, उसने कैच पकड़ लिया। तो ये है इश्यूज जिस वजह से हमारी प्रॉब्लम आती है। और जो डायरेक्टर साहब हैं, जो कोच साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी। नहीं भाई, हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, हमने कैचेस छोड़े हैं। कैचेस का मैटर बहुत बड़ा था। दूसरी बात, हमारे ओपनर्स नहीं चले, हमारा अब्दुल्ला शफीक दोबारा नहीं चले, फिर हमारे इमाम फिर नहीं चले। अच्छी बैटिंग की और स्ट्राइक रेट भी बढ़ाया है कप्तान निशान मसूद ने। उसके बाद बाबर आजम का बैट पैच चल रहा है। देखें, बुरा वक्त सब पर आता है। आप 100 लोग उस पर तनकीद कर रहे होंगे, लेकिन वो उसकी अचीवमेंट मत भूलें, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, इसीलिए लोग उस पर तनकीद भी ज्यादा कर रहे हैं और उसका मजाक भी ज्यादा इसलिए उड़ाया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन कोई छोटा खिलाड़ी होता है, जैसे इमाम है, अब्दुल्ला शफीक है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उस पर कोई मजाक नहीं उड़ा। लेकिन जाहिर इस लेवल का मजाक नहीं उड़ा जितना बाबर आजम पे तनकीद हो रही है। इस लेवल की तनकीद नहीं हो रही इमाम उल हक पे या अब्दुल्ला शफीक पे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये इसका कैलिबर ही ऐसा ही है, इससे ज्यादा कर नहीं सकता। लेकिन बाबर आजम से तो उम्मीदें हैं, तो इसी वजह से बाबर आजम पे तनकीद भी ज्यादा हो रही है। बाबर आजम को अपनी सिलेक्शन ऑफ शॉट्स पे सोचना पड़ेगा, और जो वो गलती कर रहे हैं, बार बार बोल्ड हो रहे हैं। देखिए, एक बंदा कैच आउट हो जाए, एक बंदा कुछ और हो जाए, समझ आता है, लेकिन बाबर आजम जैसा बैटर बोल्ड हो रहा है, ये बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर द बाबर आजम के। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, छोटी नहीं, बहुत बड़ी बाबर आजम गलती कर रहे हैं, जिस वजह से उनके बैट और पैट का जो डिफरेंस आ रहा है, वो बॉल आराम से लेके विकेट उड़ा रही है, जो कि बहुत बड़ी खतरनाक बात है। पहले पैट कमिंस ने उड़ाया, सेम सिचुएशन, सेम बॉल थी, सेम डिलीवरी थी, सेम अंदाज था। आप इस बार हेजलवुड ने उड़ा दिया। एक ऐसा मौका था कि हमें लग रहा था कि बाबर आजम लंबा स्कोर करेंगे, लेकिन बाबर आजम लंबा स्कोर नहीं कर सके। 2023 बाबर आजम का बहुत बुरा गया है। बाबर आजम की एवरेज बहुत बुरी गई है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बहुत बुरा गया है। बाबर आजम ने हाईएस्ट बाबर आजम के बहुत कम है, 150 नजर नहीं आई। सेंचुरी तो बहुत दूर की बात, बाबर आजम की 150 नजर नहीं आई इस पूरे 2023 के टेस्ट मैच की। तो बाबर आजम को यहाँ पे सोचना होगा, वो जाएं, नेट पे जाएं, बड़े लोगों से बात करें, एक्स खिलाड़ी लेजेंड से बात करें, कहाँ वो गलती कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधारें। 4 रोजा मैच खेलें डोमेस्टिक में आके, तो उनको फिर अपनी जो गलतियां हैं वो सुधर आएंगी खुद ब खुद। देखिए, आप डोमेस्टिक खेलते हो ना, तो आपको खुद ब खुद अपनी गलतियों पे अंदाजा होने लगता है। डोमेस्टिक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप सुकून से 4 रोजा मैच खेलते हो, बैटिंग करते हो। नेट पे वो बात नहीं नजर आएगी, नेट पे आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकते, बल्कि आपको फायदा 4 रोजा मैच देता है डोमेस्टिक का। और T20 सीरीज तो खुदा के लिए मत ही खेलें, लीग्स उससे बेहतर है।
अब पाकिस्तान के बहुत बड़ा सेटबैक है। 2023 पाकिस्तान का बहुत बुरा गया। सऊद शकील, मेरे समझ नहीं आया। हाँ, 2023 सऊद शकील का बहुत अच्छा गया, लेकिन सऊद शकील भी वही पैटर्न नजर आ रहे हैं। जहां बॉल सीम स्विंग बाउंस होगी, सऊद शकील परेशान नजर आएंगे। जहां बॉल बहुत स्लो आ रही होगी, स्पिनर्स को मदद दे रही होगी, जहां बॉल बहुत रुक के ठहर के आ रही होगी, इतना टाइम होगा बैटर के पास कि वो शॉट मार सके, वहां सऊद शकील अच्छे बैटर नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां बॉल में तेज है, बॉल बहुत ज्यादा बाउंस होकर स्पीड से आ रही है और थोड़ी सी सीम स्विंग हो रही है, वहां सऊद शकील अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे और बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। और सऊद शकील का जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है बहुत बुरा चल रहा है। सेकेंडली, सलमान आगा ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो आगे तक नहीं लेके जा सके। उनकी भी जिस बॉल पे वो आउट हुए, वो सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आपको पेशेंस से खेलते और शॉट सिलेक्शन आपकी अच्छी होती तो आप ये टारगेट अचीव कर सकते थे। लेकिन सलमान आगा ने बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस जैसे कहते हैं वाला शॉट्स खेला और वो आउट हो गए। बजाय उसको दूसरी एंड से मदद भी नहीं मिल रही थी। चैंपियन अपने ससुर की तरह बहुत बड़ी चैंपियन बनते हैं शाहीन शाह अफरीदी कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो जब परफॉर्मेंस देने का टाइम आता है तो हवा निकल जाती है उनकी, तो वो भी बैठ गए। फिर हमारे बेहतरीन मोहम्मद रिजवान साहब बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक बेहतरीन बॉल थी पैट कमिंस की जिससे वो आउट हुए। और फिर बाद में आपको पता है कि उनकी वो मास्टर ओवर एक्टिंग करने के लिए, देखिए डीआरएस एक बार गलत हो सकता है, हॉट स्पॉट कैसे गलत हो सकता है? आपके ग्लव्स का हिस्सा है, ग्लव्स के जिस पर आप ये बैंड बांधते हो, जिससे टाइट करते हो अपना ग्लव, वो भी ग्लव का हिस्सा ही होगा। बॉल उससे टच हो या बॉल ग्लव्स के हल्के से हिस्से से टच हो, आउट होता है। आप अलग से कोई बैंड पहनोगे ना तो क्रिकेटिंग रूल में है कि वो आउट नहीं होगा। एल्बो पे आप पहनोगे वो आउट नहीं होगा बैंड, लेकिन ग्लव्स के हिस्से से जो अटैच होगा वो आउट होगा। और वही चीज डीआरएस ने दिखाया कि हॉट स्पॉट ने भी दिखाया कि वो टच हुई थी। बेशक रिजवान चाहे जितनी ही एक्टिंग कर ले, वो रिजवान ने बताया कि उसको यहाँ पे बॉल जो थी वो यहाँ पे टच होके गई, हालांकि बॉल इसी चीज को टच होके उसके इसको रख के गई, तो रिजवान को उस वक्त अंदाजा नहीं हुआ होगा कि यहाँ पे टच होके फिर यहाँ लगी है। तो रिजवान के जो ओवर एक्टिंग थी ना, मशहूर है, क्योंकि देखिए रिजवान पहले भी बहुत ओवर एक्टिंग कर चुके हैं, इसलिए अब अंपायर्स हों या हम जैसे फैंस हों उन पर भरोसा नहीं कर सकते। और बेशक सच्ची के कोई ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको आइडिया ही नहीं हुआ होगा कि इतनी तेज बॉल थी ना कि वो बॉल को छोड़ने के चक्कर में उनके टच होते हुए एल्बो से भी टकरा के निकल गई, तो वो आउट था। आप एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया करें, आउट को आउट कहा करें। हर बार ये इस चीज का रोना राग नहीं, देखिए जहां डीआरएस का फॉल्ट है वहां हम बात करते हैं, लेकिन अब जहां डीआरएस तो क्या हॉट स्पॉट भी बता रहा है और क्लियर बता रहा है कि भाई आप हल्की सी टच होके निकली है बॉल तो आउट को आउट ही कहा जाएगा। तो ये सिचुएशन थी जिसपे रिजवान साहब आउट हुए। रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन अब वो आउट हो गए। लेकिन अगर ये कहना है कि सिर्फ जी कंट्रोवर्शियल आउट था, नहीं, कंट्रोवर्शियल आउट नहीं था, आपने कंट्रोवर्शियल खुद बनाने की कोशिश की, क्योंकि फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था, डीआरएस ने आपको आउट दिया। इसका मतलब है किसी जगह से टच होके गई है और हमने खुद देखा कि वो नजर भी आ रहा है कि वो टच हुई है। डीआरएस इतना एक बार गलती कर सकता है, हॉट स्पॉट गलती कैसे कर सकता है? तो इश्यूज ये है कि अंपायर को ब्लेम देना, टेक्नोलॉजी को ब्लेम देना, ये एक लेम एक्सक्यूजेज है। एज अ स्पोर्ट्समैन आप बोले हाँ यार मैं आउट हो गया, दैट्स इट, मैच हार गए। अगर रिजवान खड़े भी हो जाते, अगली बॉल पे रिजवान आउट हो जाते तो क्या कर लेते आप? तो परफॉर्मेंस आपकी नजर नहीं आ रही, बैटर्स आपके एक्सपोज हो रहे हैं। जो मौका मिला पाकिस्तान को वो पाकिस्तान ने गुनवा दिया। ऐसा बेहतरीन मौका मिला था, शान मसूद अच्छे खेले, बाबर आजम थोड़े से टच में नजर आए थे लेकिन वो भी फ्लॉप हो गए, रिजवान फ्लॉप हो गए, सऊद शकील फ्लॉप हो गए, इमाम फ्लॉप हो गया, अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप हो गया, तो फिर बचा ही कौन? फिर नीचे सलमान आगा ने थोड़ी सी मजामत की लेकिन वो भी गलत शॉट खेल के आउट हो गए, तो फिर पाकिस्तान को तो कोलैप्स होना ही होना था। लेकिन जब 317 का टारगेट हो और बेहतरीन बॉलिंग आप पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हो, जिस तरह स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड बॉलिंग कर रहे थे, बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, ये होते हैं कि बॉलर्स के आपको बिल्कुल बैटर्स को हिला के रखा हुआ था। और मैं हैरान हूं कि हमारे ओपनर्स बार बार फ्लॉप हो रहे हैं और हम बार बार इन्हीं ओपनर्स को चांस दिए जा रहे हैं, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। अब चाहिए कि अब जो खैर हमसे सीरीज तो हम हार ही चुके, लेकिन अब चाहिए कि 3-0 से बचने के लिए बेशक हम टेस्ट मैच ड्रॉ करें, साइम अय्यूब को चांस दें ओपनर के तौर पर, खुदा के वास्ते इमाम को टीम से बाहर निकाले। इमाम उल हक की टीम में बिल्कुल जगह नहीं बनती, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वो वनडे हो, उनको बोले जाके वो डोमेस्टिक खेलें तो ही वो अच्छे खेल सकते हैं। उनकी सेल्फिश अप्रोच पाकिस्तान को नुकसान दे रही है। और मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, शान मसूद को प्रेशर पड़ रहा है
ओपनर्स की परफॉर्मेंस ना देने पे शान मसूद को आके तेज खेलना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स खेलने पड़ रहे हैं, जिस वजह से शान मसूद स्कोर करता है लड़का, लेकिन जब प्रेशर में उसे एक गलत शॉट रख के वो आउट हो जाता है। तो ये उसकी बुनियादी ये कि अगर ओपनर्स कुछ रन्स कर देते तो शान मसूद पे इतना प्रेशर नहीं आता और वो जैसे क्रिकेट खेलता है वो खेल रहा होता है। इस वजह से मैंने पहले टेस्ट मैच में भी कहा था कि शान मसूद की वजह से जैसे इमाम आउट हुए थे तो शान मसूद बेचारे को सुननी पड़ी थी और शान मसूद आउट हो गए थे। इस बार भी जो हुआ है वो ओपनर्स की नाकामी के बाद शान मसूद पे प्रेशर आया और शान मसूद आउट हुए, क्योंकि जाहिर है वो कहेगा यार ओपनर्स फ्लॉप हो गए तो अब बचा ही कौन, मैं और बाबर बचे, उसके बाद कौन खेलेगा, तो मैं कुछ स्कोर करूँ। वो कुछ स्कोर करता रहा और 50 के बाद उससे गलत शॉट लग गया, वो स्लिप पे निकल गई और बॉल भी बहुत क्लास की जो हो रही थी। तो यहाँ पे शान मसूद को आप ब्लेम नहीं देंगे, उसकी कप्तानी भी मुझे अच्छी नजर आई है और जाहिर नया लड़का है, टाइम हम उसको देंगे। उसकी कप्तानी भी अच्छी नजर आई है और कैप्टन जो है ना कैप्टनसी उसकी मुझे थोड़ी सी अच्छी नजर आ रही है और मुझे लगता है कि वो वनडे में भी अच्छी कप्तानी कर सकता है। शाहीन अफरीदी से तो वो लाख गुना अच्छा कप्तान होगा। अगर आपने जब वो करनी है ना, टेस्टिंग करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो ट्रस्ट मी आप शान मसूद को वनडे का कप्तान भी बनाओ। शाहीन अफरीदी से वो लाख गुना अच्छा होगा, क्योंकि आप लिख लें अगर आप इसी तरह शाहीन को भी आगे खिलाओगे तो शाहीन की फिटनेस का इशू आ जाएगा। और शाहिद खान आफरीदी साहब जो फरमा रहे हैं कि हारिस रऊफ को खेलना चाहिए था टेस्ट में, भाई वो बंदा मुल्क के लिए खेलने को तैयार नहीं है तो हम उसको क्यों इज्जत दें। जो लोग मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग मुल्क को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो हम उन शख्स की, उस पर्सनल इंडिविजुअल को किस बात की इंपॉर्टेंस दे दें। हारिस रऊफ बीपीएल पे जो परफॉर्मेंस दे हमारी बला से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। वो डिच करके गया पाकिस्तान को, उस झूठ बोला उसने पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इस वक्त वो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बजाय इस वक्त बीपीएल खेल रहा है अपने पर्सनल अकाउंट के लिए, अपने पर्सनल उसके लिए। तो ऐसे शख्स को वो बीपीएल पे 50 करता रहा, 50 चीजें करता रहा। हम पाकिस्तानी इस चीज को उसको डिफेंड नहीं करेंगे, हम ना उसकी तारीफ करेंगे। यार हमें हमारी बला से आप बीपीएल पे अच्छा खेलो बुरा खेलो, आप पाकिस्तान के लिए नहीं हो तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके बारे में बात तक नहीं करेंगे। हम आपकी बुराई जरूर करेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप बॉलिंग कर रहे हैं बीपीएल पे हारिस रऊफ, नहीं भाई मुल्क के लिए नहीं हो तो तुम हमारी बला से तुम जो करो। इसीलिए शाहिद अफरीदी ने सही कहा, भैया हमने भी कहा था कि भाई खेल लो टेस्ट मैच, लेकिन नहीं, जब उसको नहीं खेलना तो हम क्यों उसको मुंह लगाएं। सो बेहतरीन बॉलर है, आपको मीर हमजा मिल गया है, आमिर जमाल मिल गया है, इन दोनों को आप टेस्ट के लिए रखें। ये टेस्ट अच्छा खेलते हैं, इनको हर मैचेस मत खिलाएं, वनडे में या T20 में इनकी फिटनेस पे ध्यान दें, ताकि जब टेस्ट मैचेस आए तो ये आपके लिए मेन बॉलर जैसे जिम एंडरसन होते थे, स्टीवर्ट ब्रॉड होते थे, इस तरह इन लड़कों को यूज करें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए होगी और यही एक सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया हम लोगों को, हमारा दिल तोड़ के रख दिया और एक बेहतरीन मौका 23 साल बाद जो हमें मिलना था वो हमारे हाथ से निकल गया। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, मजीद वीडियोस के लिए इंतजार कीजिएगा। तीसरा टेस्ट मैच कैसा होता है, कौन आता है कौन जाता है, यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन हमारा दिल बहुत दुखा हुआ है, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने अपने हाथ से खुद खोई है। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स या सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।